अभी हम लोग एकता चौक डालमिया नगर पर बैठे हुए हैं, यहीं पर एक चाय की टपरी पर। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं शशांक केतन जी, पत्रकार भारत दर्शन ब्लॉग से सर हैं, जो भारत भ्रमण करते रहते हैं, प्लस में जनमत अखाड़ा चलाते हैं, जनता के बीच जा करके उनके मुद्दों को उठाते हैं। अभी फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, इस बीच वो जनता से जान रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं यहाँ के। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केतन भाई आपका भी स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। आज हम बात करेंगे आप लोगों से बिहार की राजनीति पर, क्योंकि जिस प्रकार से सालों से चुनाव हमेशा होता आ रहा है, जनता हर बार वोट डालती है, जनता के मुद्दे अक्सर हर बार उठते हैं चुनाव के दौरान। लोगों की ये डिमांड है इस बार की सरकार बदले, राजनीति में कुछ बदलाव होने वाला है। जी देखिए, मेरा जो अनुभव है, मैं अपने अनुभव से कहना चाहूँगा कि देखिए भूचाल तो इस बार बेशक आने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कल एनडीए ने भी अपना जो है बिहार बंदी का आह्वान किया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं काफ़ी चर्चा चल रहा है कि जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का जो मामला आया है वो आरजेडी और कांग्रेस के मंच से, वो काफ़ी निंदनीय है। मतलब कि ऐसा लोग कह रहे हैं और है भी, एक प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना गलत है वो। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बात को लेकर के जनता में कितनी ज़्यादा नाराज़गी हो गई। आप खास करके देखेंगे महिलाएं जो हैं वो ज़्यादातर नाराज हो गई हैं ऐसी बात को देख करके। मेरा जो अनुभव कहता है, मैं भी काफ़ी दिनों से क्षेत्र में पत्रकारिता के लिए भ्रमण करते रहता हूँ, लोगों के इनपुट आउटपुट को लेता रहता हूँ। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि जो काफ़ी महिलाएं हैं वो ज़्यादातर नाराज हुई, जो कि आरजेडी को सपोर्ट करने वाली हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं, या फिर यूपीए की जो भी पार्टी गठबंधन की टीम है उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन उनसे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखा रही हैं, जैसा मैंने मतलब कि अन्य लोगों से बात करके महसूस किया। वैसा देखिए, जब मंच पर लोग नेता वगैरह आते हैं तो जनता या कार्यकर्ता कभी कभी बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं। तो कोई बड़ा नेता मंच से कोई अपशब्द बोला हो ऐसा भी नहीं है, कोई कार्यकर्ता वैसा बोल दिया है। तो चूँकि अभी चुनाव का माहौल है तो कोई भी पार्टी इस तरह का कोई भी शब्द अगर किसी के मुंह से निकल जाए, और भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से, तो उसको जाया नहीं होने देंगी। इस वजह से मोदी जी और उनके जो जितने भी लोग हैं उस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे इस चुनाव में। चुनाव के दरमियान जो भी मुद्दे होते हैं उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि इस बीच में कांग्रेस या फिर विपक्ष से जो लोग हैं उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत पीआर किया कि जो गाली देने वाला शख्स था वो बीजेपी का ही था। जी, इसमें मतलब इस पर काफ़ी जो है फेक नैरेटिव फैलाया गया है कि गलत जो फोटो है एआई के जरिए एडिटिंग करके या फिर अन्य जो भी एडिटर हैं उनका प्रयोग करके और उस वीडियो को और फोटो को एडिट करके बीजेपी का ये पट्टा पहना करके उस शख्स के साथ में ये फोटो वायरल करने जाकर मतलब कि एक फेक नैरेटिव का ये भी उनका जो इन्होंने मतलब ये विक्टिम कार्ड खेला कि मैं इस तरीके का फेक फोटो चला करके समाज में दिखाऊंगा कि वो बीजेपी का ही था। लेकिन वो उनको उल्टा भारी पड़ गया। ये सब चीज़ें जो जब गलती हुआ उन्हें एक तरीके से हमारे हिसाब से मतलब जनता की मैं बात को कह रहा हूँ कि अगर चाहते तो वो उस चीज़ को माफ़ीनामा के हिसाब से माफ़ी कह सकते थे कि हमारे जो मंच से इस चीज़ का प्रयोग किया गया है वो चीज़ निंदनीय, वो गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन ऐसा किसी भी विपक्ष के नेताओं ने नहीं किया। इस चीज़ को हाईलाइट किया और इस चीज़ का वो काफ़ी फायदा उठा रहे हैं। एनडीए वाले इस चीज़ को देख रहे हैं कि हाँ इस चीज़ से जो है हमें फायदा मिलेगा। आप देख सकते हैं कि जो वोट चोर का नारा है वो भी काफ़ी चल रहा है। जैसे कि कुछ साल पहले चारा चोर का जो था मामला था, उसी को बदला लेने का क्रम यहाँ पर चल रहा है वोट चोरी के नाम से। ये भी एक चीज़ है। तो वोट चोरी, तो अगर विपक्ष कह रहा है सर कि वोट चोरी हो रहा है या वोट चोरी वो कर रही है, लेकिन इस बीच में कई बार क्लैरिफिकेशन भी आ रही है। कांग्रेस के ही सांसद के घर 12 करोड़ रुपए पकड़े गए थे सर। तो क्या विपक्ष ये भी पक्ष ये कह रहा है कि वो विपक्ष वाले नोट चोर हैं? जब वो कह रहा है वोट चोर तो वो कह रहे हैं नोट चोर हैं। हाँ, तो देखिए, दामन किसी का भी पाक साफ नहीं है। तो अगर ये वोट चोर हैं तो नोट चोर हैं। अच्छा, राजनीति में ये जो पर्सनल बयानबाजी है, मतलब प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देना, जो आज है भी नहीं इस दुनिया में, वो दिवंगत हैं, उनको भी गाली देना, क्या ये किस हद तक सही है? नहीं, ये किसी भी हद तक लोकतंत्र में जायज नहीं ठहराया जा सकता किसी को आप शब्द कहना। पर एक किसी नेता ने बात नहीं कही है, किसी कार्यकर्ता ने आवेश में होकर के बोल दिया। विपक्ष ने इसी चीज़ को तो हाईलाइट किया है। हाँ, ये है कि विपक्ष को माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी कि हमारे मंच से जो बोला गया है उसके लिए राहुल गांधी जी खेद प्रकट करते हैं या तेजस्वी यादव जी, ऐसा होना चाहिए था, तब जाकर के तूल नहीं पकड़ता। प्रशांत किशोर वो एक बयान देते हैं कि राहुल गांधी जी सिर्फ चुनाव के समय बिहार आते हैं और बाकी समय उनको बिहार नजर नहीं आता है। इस बात में सच्चाई है? हाँ, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। आप देखेंगे कि आप खुद बता सकते हैं, जो भी जनता आप उनसे भी बात करेंगे और हम आप देख सकते हैं पूछ करके कि किसी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्हें याद हो कि राहुल गांधी पिछली बार कब बिहार आए थे, बिहार का मतलब कब उन्होंने दौरा किया था।
साथ ही साथ आपको बता दें कि एक बार शायद आए थे जब वो लालू यादव के घर चिकन पार्टी पर आए थे। जी आए हों, लेकिन जनता से नहीं मिले, वो अलग चीज़ हो गई। वो उन्होंने कार्यक्रम में शामिल हुआ बस वैसे, लेकिन जनता के लिए जो खास करके कार्यक्रम होते हैं, रैली होती है, जनसभाएं होती हैं, वो उन्होंने नहीं किया। इसी बात को लेकर के ये भी एक मुद्दा उठ रहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी का, जैसे आपने चर्चा किया, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो करहगर विधानसभा से चुनाव लड़ने के तैयारी में, जो कि रोहतास जिले में ही पड़ता है और उनका रोहतास जिला जो है वो उनका होम टाउन है, तो वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ने का भी किया। और आप देख सकते हैं उनके भी काफ़ी कार्यकर्ता जो है बिहार की राजनीति में काफ़ी तरह से सक्रिय हैं। क्या पूरी तरीके से वो मजबूत पार्टी है प्रशांत किशोर जी, जिस प्रकार से अभी वो मैदान में उतरे हैं? देखिए, जब वो चुनावी रणनीतिकार थे तो वो मतलब क्या करना है, किस तरह से चुनाव लड़ना है, वो सलाह देते थे और हमेशा कहते थे कि जोश में कमी मत आने दीजिए, अब की बार 400 पार। तो कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, मतलब हर छोटे नेता को, बड़े नेता को एक ही लाइन में बोलना है कि 400 पार। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर बंगाल का विधानसभा चुनाव हो, तो वो जो दूसरे पार्टियों के लिए करते थे रणनीतिकार की भूमिका में, वो अभी अपने लिए कर रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले लोकसभा में जो विपक्ष ने यह मुद्दा चलाया था कि हम एक साल में 1 लाख रुपए महीना देने, मतलब 12-12 हज़ार का ऐसा कुछ करके देने का उन्होंने बोला था, तो वो एक नैरेटिव उनका था जिसके वजह से काफ़ी सारी सीट्स कम आई। क्या इस बार वोट चोरी वाला मुद्दा भी इफेक्ट करेगा चुनाव में? देखिए, ये मुद्दा जो है काफ़ी मतलब खास करके ये इफेक्ट करना था, लेकिन पहले जिस तरीके से वो मतलब पीक पकड़ा हुआ था, अपने पीक लेवल पर था, ये वोट चोरी का मामला उठा करके वोट को कम करना है एनडीए पार्टी की तरफ से, वो अब इस बयान से, जो कि गाली वाला बयान है, और इस बयान से वो काफ़ी अब कम होगा। इस बार आप देख सकते हैं उसका उनको प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी भी अगर चाहें तो वो अपने पार्टी को मजबूत पक्ष में खड़ा कर सकते हैं, अगर इस पर वो अपना एक माफीनामा या फिर अपना कुछ बयान दे तो। अच्छा, तो इस बीच चुनाव आयोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस समय से मतलब एक्सपोज पे एक्सपोज होते जा रहे हैं। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा कोई मुद्दा है ही नहीं। अच्छा, ये तो एक ज़मीन तलाशने का एक जरिया है कि अभी कोई ऐसा कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, क्योंकि उनके पास माई बहन योजना, चाहे वृद्धा पेंशन, चाहे वो बिजली माफ़ करने का बात हो, चाहे जो चीज़ें हैं वो नीतीश कुमार ने पहले ही करके दे दिया। बिजली माफी हो, फिर उसके बाद ये वृद्धा पेंशन को भी 3 गुना तक बढ़ोतरी कर देना, फिर उसके बाद ऊपर से रोजगार देना, साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि रोहतास में मेडिकल कॉलेज का भी, मतलब अन्य जिलों में भी रोहतास मेडिकल कॉलेज या फिर अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज का उन्होंने बयान दे करके कि हम 1 करोड़ नौकरी भी देने का नीतीश कुमार ने वादा किया है। तो ये सब मतलब जितने भी मुद्दे उन्होंने सबको बोल दिया है कि हम जितना भी वो करेंगे, और साथ ही साथ देख सकते हैं कि महिलाओं को रोजगार के लिए वो उन्होंने पैसे देने का ही बात किया। एक सवाल और उठता है कि विपक्ष जो है वो कभी भी जनता के एक्चुअल मुद्दों को नहीं उठाता है सर, क्या इसमें सच्चाई है? जो जनता के मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता है बिहार में, क्योंकि बात एक ही जगह जाके अटक जाती है, वो जाती है रणनीति कि कौन से कैंडिडेट को कहाँ से लड़ाना है, कहाँ से किस जात का ज़्यादा वोट है, कैसे मतलब जातियों को कैसे गोलबंद करना है, यहीं पर अटक जाती है। और वो मतलब एक सतही तौर पे मुद्दे उठाए जाते हैं, बेरोजगारी का या फिर महंगाई का, वो सतही तौर पर, वो उनका बिहार से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो बिहार में डेवलपमेंट हुआ होता। मोदी जी भी आते हैं तो कहाँ बात करते हैं विकास की, ये बात है। गुजरात में देखेंगे कि उन्होंने आकर के सूरा हवाई अड्डा के मैदान से खुद कहा था कि डालमिया नगर जो फैक्ट्री, जो कि एशिया में पूर्व में काफ़ी मतलब चर्चित फैक्ट्री था, कारखाना था, वो आज बंद पड़ा है। इतने सालों से 1984 से ही बंद पड़ा है। और बीच में भी आपने देखा होगा, खबर आई थी कि उस जगह पर जो है रेल वैगन बनने का काम शुरू होने वाला था, उसके लिए साफ सफाई चल रही थी। अब उसे भी वहाँ से हटा करके दूसरे जगह की तलाश में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि हम उसके लिए दूसरी जगह का तलाश करेंगे। तो ये भी एक आप देख सकते हैं कि बात हुई डेवलपमेंट की, लेकिन यहाँ पर फिर से देखा जा रहा है कि कौन से जो नेता हैं इस समाज में उनका जातीय स्तर पर पकड़ जाता है। जब भी बिहार की बात आती है या बिहार चुनाव की बात आती है तो लोगों को लगता है कि यहाँ पर जातियों पर तो वोट बढ़ जाएगा। हर साल ऐसा होता है, या हर बार जब भी चुनाव होता है तो लोग उसी प्रकार से वोट देते हैं। कभी एमवाई समीकरण बन गया, कभी ओबीसी अलग वोट का, जनरल का वोट अलग चल गया, ये होता है। लेकिन इस बार जो बिहार चुनाव के पहले जो अमेरिका का जो बयान आया है कि रूस से जो भारत तेल खरीद रहा है उससे भारत के ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है, क्या आपको पैसे वैसे मिले? देखिए, ये मैं खुद ब्राह्मण हूँ। अच्छा। और मैं इस पे मुझे इनका ये जो बयान है इस पर मुझे एक तरीके से समझ नहीं आया कि वो ये बयान क्या है। जैसे ब्राह्मण को तो इस हिसाब से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि वो जिस देश के हैं वहाँ पर उन्होंने उस मेंटालिटी से यूज किया होगा उस वर्ड को, कि ब्राह्मण कहने का अर्थ ये है कि आप देखेंगे कि भारत में ज़्यादातर जो ऊंचे पद पर जो है, प्रतिष्ठित पद पर जो है लोग, वो ज़्यादातर
स्वर्ण कैटेगरी के लोग हैं, फॉरवर्ड कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन जो है ब्राह्मण एक काफ़ी ज़्यादा चर्चित जाति है, जो कि ज़्यादा लोग उसका प्रयोग करते हैं, नाम उसका ज़्यादा जानते हैं। इसी शब्द को उन्होंने सोचा कि पैसे वाले लोग को मैं ब्राह्मण के नाम से कोट कर दूं। हाँ, एक्चुअल में ब्राह्मण कोई जाति सूचक शब्द नहीं है जो उन्होंने यूज किया है। एक बिजनेस वर्ग के लिए कहा गया कि जो बड़े बिजनेस पर है, जो तेल वहाँ से ला रहे हैं रसिया से, फिर अन्य देशों को बेच रहे हैं, उनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है। कोई खास जाति विशेष को टारगेट नहीं किया गया। अगर एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे यहाँ के जो विपक्ष है अपने देश से ज़्यादा किसी दूसरे देश के नेता राजनेता पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनकी बातों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, या उनकी रणनीति को फॉलो करने वाले इस बार चुनाव में भी? नहीं, देखिए ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि पूरी तरीके से दूसरे पर, क्योंकि हमारी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है भारत हमारा, तो दूसरे देश से अलग हम रह सकते हैं, कभी भी हम उनकी चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये टोटली अलग हुआ, क्योंकि आप अन्य देशों में जाएंगे वहाँ पर कोई वैसा नहीं होगा। हाँ, वहाँ पर रंग भेद जरूर होता है, लेकिन ये जो चुनाव होने वाला है ये बिहार का होने वाला है, एक राजकीय स्तर पर चुनाव है। हाँ, अगर आप हम उसे लोकसभा के चुनाव में लेकर के जाएंगे तो वो वहाँ पर कुछ उसका समीकरण बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जी, बिहार चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जो विपक्ष बार बार मुद्दा उठाती है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, जैसे कि राहुल गांधी ने भी कहा कि ऐसा मोदी ने कहा, वैसे मतलब उन्होंने जिस तरह सब, हाँ, उन्हीं के कहने पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी देश, मेरे हिसाब से कोई भी देश अपना भला चाहेगी कि युद्ध में जरूर हम ताकतवर हों, लेकिन अगर उनको हम दो तबाह करेंगे तो एक मेरा भी तो जाएगा। इसी बात को नुकसान से और इकॉनमी भी तबाह ना हो, इसी बात को लेकर उन्होंने सीज फायर किया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लड़ाई करना हो अगर पूरी तरीके से, तो परमाणु गिरा करके पूरा पाकिस्तान का नक्शा ही साफ कर सकते हैं हम। तो लेकिन वो चीज़ थोड़ा धमकाना डराना चलते रहता है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि राहुल गांधी अगर इस देश के नागरिक होते तो वो ऐसी बात नहीं कहते। हाँ, पर उन्होंने बोला जी, तो ऐसा वही मैं कह रहा हूँ कि जरूर सच्चाई है कि इस तरीके का उन्होंने बयान मतलब जो दिया वो अलग तौर पर, उस पर ये चीज़ हो ही नहीं सकता है। क्या राहुल गांधी बिहार की जनता के बारे में कुछ सोचते हैं एक्चुअल में? देखिए, कांग्रेस का बिहार में कोई जनाधार ही नहीं है। एक्चुअल में आप जब कार्यकर्ता के लेवल पर जाएंगे, आप पंचायत लेवल पर जाएंगे, तो कार्यकर्ता में बहुत ज़्यादा निराशा है, हताशा है। और कांग्रेस का कोई कोर कार्यकर्ता नहीं है। वो बहुत आज से 10-15 साल पहले ही 2000 के लोकसभा 14 के चुनाव में ही वो अलग अलग पार्टियों में जा चुका है। तो कोई कार्यकर्ता है नहीं, कांग्रेस का कोई बेस नहीं है। तो 7 सीटें हैं जो लोकसभा की हैं, उसमें महागठबंधन ही है। हाँ, ज़्यादातर मतलब महागठबंधन आप देखें कि टोटल यहाँ के शाहबाद की जितने भी सीटें हैं, वो टोटल मतलब क्या है, जेडी या फिर मतलब महागठबंधन की पूरी टीम के पास गए हुए। यहाँ पर आप मतलब कि कांग्रेस का यहाँ पर जैसे कहा सर ने कि कांग्रेस के यहाँ पर कोई जनाधार नहीं है, ये बात बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर कोई, वैसे आप खुद देखेंगे यहाँ पर भी कोई कार्यकर्ता आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई जगह पर आप नज़र फैलाएंगे तो आपको यहाँ पर कांग्रेस की, आरजेडी की, अन्य पार्टियों की कुछ दिखेंगे। जब यहाँ पर इतनी विपक्ष की जो पार्टियां यहाँ पर अपने सरकार में है, तो यहाँ पर पाली पुल जो है वो मकराइन वाला, वो लगभग 2-3 सालों से बंद है, और ऐसे डालमिया नगर पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। वैसे ही जैसे कि आप देख सकते हैं पाली पुल जो काफ़ी दिनों से बंद है, उस पर काफ़ी नेताओं ने, क्षेत्रीय नेताओं ने उस पर वोट बटोरने का भी काम किया है। जैसे कि आप नॉर्मल, यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं क्षेत्र में काम उस समय देख रहा था, वार्ड चुनाव तक के वार्ड कमिश्नर जो कि उनका वो मतलब काम भी नहीं है, फिर भी उन्होंने उस नाम पर वोट बटोरा है। जो उस क्षेत्र के लोग, जैसे पाली पुल आता है, जिधर आप इस साइड से आएंगे तो वार्ड नंबर 10 के करीब वो पड़ता है इस एरिया में, जहाँ तक मेरा, तो इस साइड के वार्ड नंबर 10 के या फिर अन्य मतलब कि वार्ड के जो नेता थे, उन्होंने भी इस पर वोट बटोरा है, लेकिन उस पर काम कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी फिलहाल में आप यहाँ के जनता वासियों के लिए काफ़ी सुखद खबर है कि उस पर जो है कार्य चालू हो चुका है, और वैसे तो 2025 में उसको फाइनल कार्य को पूरा करने का है। लेकिन जिस तरीके से कार्य चल रहा है, कभी धीमी कभी तेज हो रहा है, तो उस हिसाब से अगले साल तक वो शुरू हो जाएगा। 12 करोड़ 49 लाख रुपए के करीब यहाँ पर फंडिंग आया है, जिसको कराने के लिए अभी किया गया। तो ये डेहरी वासियों के लिए, डेहरी विधानसभा के लिए बड़ी खुशखबरी है। और पटना आने जाने समय में बहुत दिक्कत होती थी, उस चीज़ को लेकर के क्लैरिफिकेशन दिया है शशांक केतन भाई ने। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और हमारे साथ जुड़े सर, बिहार विधानसभा पर आप सभी की राय जनता तक पहुँचे, और आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है बिहार विधानसभा को लेकर के, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।